हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के दोनों पार्ट यानी पूरा डी ब्लॉक, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो वो अपनी फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट होती है। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट यूनिट अपनी इनऑर्गेनिक में हो गई। अब फर्स्ट यूनिट हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। ये है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेकंड है ये अपना। सबसे पहली जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड यूनिट में आता है अपना एल्कोहल्स और सेकेंड यूनिट के 3 पार्ट हैं, जिसमें आएगा एल्कोहल, फिनोल और ईथर एंड एपॉक्साइड। अब आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और फिफ्थ यूनिट जो है अपनी लास्ट, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और एमीन्स के बारे में। यानी टोटल 5 यूनिट हैं, जिनमें से पर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होते हैं और 1 हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, हर पेपर में 5-5 6 यूनिट है। तो ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेपर सेकंड है। इसका अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, तो स्टार्ट करें। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि जैसे हम जानते हैं सन होता है, सन से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसे कि कुछ जो उसके कण होते हैं रेडिएशंस के, वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब जो 2 टाइप्स होते हैं उसके, उसमें एक टाइप्स होता है कि वो जो रेडिएशन है वो कणों में विभक्त हो जाती है, छोटे छोटे कण बना लेती है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और एक होता है कि वो एक तरंग के समान व्यवहार करती है, जिसे हम वेव्स कहते हैं। वेव मीन्स तरंग, मतलब 2 टाइप से बिहेव करती है वो रेडिएशन, कण की तरह और तरंग की तरह। तो सन से निकलने वाली जो भी रेडिएशंस होती हैं वो 2 टाइप से बिहेव करती है। तो वो कणों के रूप में निकलती है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में निकलती हैं, या वो तरंग के समान इस तरीके से लहराती हुई निकलती है, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं। तो 2 टाइप्स के हुए रेडिएशंस, कण और तरंग। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं? ऐसे विकिरण जिनकी तरंगे यानी ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेव्स, ठीक है, यानी तरंगे उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती हैं। अब ये हम जानते हैं कि इसका नाम ही है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी विद्युत भी होना चाहिए और चुंबकीय भी होना चाहिए। तो ऐसी रेडिएशंस जिनमें जो वेव्स होती हैं या तरंगे होती हैं वो उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र हो, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत स्थिति में हों। उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये विकिरण कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सनलाइट, जो मैंने अभी बताया कि सनलाइट से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं, ठीक है, या वो एक्सरेज की रेडिएशंस हो सकती हैं, या गामा रेज की हो सकती हैं, या यूवी रेज की हो सकती हैं। एक्सरे जो अपन एक्सरे करवाते हैं अपना, वो एक्सरे की बात हो रही है, उसमें से भी तो रेडिएशंस निकलती हैं जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, ये यूवी रेज जो कि अपनी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, ये वो रेज़ है। अब यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। जैसे मैंने ये एक डायमेंशनल डायग्राम बनाया है, जैसे इसमें ये है एक्स दिशा, ये है इसकी वाई दिशा और ये है जेड दिशा। ठीक है, एक्स पर जैसे कि ये इस संचरण की दिशा है, ये तरंगों के संचरण की दिशा या रेडिएशंस के संचरण की दिशा है, जिसमें ये विद्युत क्षेत्र की तरंगें हैं। ठीक है, और यानी ऐसे विकिरण जिनकी तरंगें उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र की तरंगें हों, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें हों, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत स्थिति में, मतलब जिस क्षेत्र में ये संचरण की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तरंगें चलती हैं
उसी क्षेत्र में अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें चले और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, यानी एक दूसरे को काटती हों, तो जहाँ ये काटती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण। यानी इस जिस संचरण की दिशा में ये दोनों तरंगें चलती हैं उसे हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ये कई टाइप्स की होती हैं, सनलाइट, एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। ये हमने देखा भी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे वो सनलाइट की हों, एक्सरे की हों, गामा की हों, तो ये जो रेडिएशंस होती है उनमें वेव्स का और कणों का, ठीक है, तरंगों का और कणों का दोनों का गुण पाया जाता है। इन कणों को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये जो कण हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। पदार्थों के अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अंतरक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। पदार्थों के अणु और विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो अभी हम बात कर रहे थे उन दोनों की अगर ओवरलैपिंग होती है, उनके इंटरेक्शन होता है, उनसे हमें एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये रेडिएशंस हैं जो हमें सनलाइट से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हमारा सन है। सन से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो एक पदार्थ के अणुओं पर पड़ती हैं, यानी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती हैं। हमारा सबस्टेंस, इस सबस्टेंस में क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये। ठीक है, इनसे जो भी रेडिएशंस निकलेंगी, रेडिएशंस को सबस्टेंस के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, फिर जो बची हुई रेडिएशंस निकलेगी, यानी यहाँ इतनी रेडिएशंस आ रही है और हमें इतनी प्राप्त हो रही है, बाकी इनके द्वारा अवशोषित हो चुकी है, उन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यानी रिकॉर्डर पर वो रिकॉर्ड हो जाती है और जिस तरह से वो रिकॉर्ड होती हैं वेव्स के रूप में, वो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, वो हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। आया समझ में? रेडिएशंस को जब किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स पर डाला जाता है तो कुछ रेडिएशंस अवशोषित हो जाती है और कुछ बाहर निकलती हैं जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब रेडिएशन से और सबस्टेंस, इन दोनों की जो इंटरेक्शन हुआ बीच में, उससे हमें जो रेडिएशंस प्राप्त हुई उन्हें मैंने रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की विधि के आधार पर ये दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी अवशोषण स्पेक्ट्रा। इस चैप्टर में हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस चैप्टर में केवल हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में बात करनी है, केवल हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा देखना है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि जो अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देते हैं वो, और वे ही उपकरण जिनके द्वारा ये स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो कुछ जो यौगिक है उनसे हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।